अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अदनान नूर। हमारे रेडियो आवाज़ FM 105 झंग के सामीन हमारे इस प्रोग्राम को रेडियो आवाज़ पर सुन रहे हैं, जबकि हमारे सोशल मीडिया के नाज़रीन हमारे इस प्रोग्राम को सोशल मीडिया के हमारे ऑफिशियल पेजेस पर देख रहे हैं। नाज़रीन और सामीन, मेरी हमेशा कोशिश हुई कि आपकी मुलाकात अहम शख्सियात से करवाई जाए जिनसे बराह रास्त आपकी मुलाकात रेडियो आवाज़ के ज़रिए हम करवाते हैं। और ये वो ऑफिसर्स होते हैं या सियासतदान होते हैं जिनसे आपको बहुत से गिले शिकवे भी होते हैं, आपको सवालात भी हम चाह रहे होते हैं कि उन तक पहुँचें। तो आज हमने कोशिश की और DG नादरा हमारे साथ हैं, नवीद जान साहबजादा साहब, और ये स्पेशल तशरीफ़ लाए हैं झंग। हम इन्हें खुश आमदीद कहते हैं, अपने स्टूडियो में खुश आमदीद कहते हैं और आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इनसे नादरा के मुतल्लिक़ कोई भी सवाल करना चाहें तो हमारे जो ऑफिशियल फ़ोन नंबर है 625039 पर कॉल कर सकते हैं। 0477625039 पर इस वक्त आप बात बराह रास्त कर सकेंगे DG नादरा जनाब नवीद जान साहब से। नवीद जान साहब खुश आमदीद, बहुत शुक्रिया आपने हमारे प्रोग्राम के लिए अपना वक्त निकाला कीमती। नवीद साहब, नादरा के हवाले से लोगों में बहुत सी बातें चल रही होती हैं कि नादरा इतने काम कैसे कर रहा है, तो दरअसल इन्हें पता चलना चाहिए कि नादरा कौन कौन से काम कर रहे हैं। मसलन आपकी एक असला ब्रांच के हवाले से आप काम कर रहे हैं, शनाख्ती कार्ड बना रहे हैं, इसके अलावा जो नादरा की कारकर्दगी है वो भी हमें बताएं और नादरा का बेसिक तारुफ भी आज पता चलना चाहिए झंग वालों को ख़ास तौर पर कि नादरा है क्या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं रेडियो आवाज़ का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया नादरा के मुतालिक आवाम को बताने का। नादरा एक इदारे के तौर पे मारिज़ वजूद में है 2000 में, सन 2000 में। उससे पहले 1973 में 1973 में एक रजिस्ट्रेशन एक्ट हुकूमत पाकिस्तान ने पास किया और उसके तहत कौमी शनाख्ती कार्ड बनने शुरू हुए। तो बेसिकली हम अपनी ही 1973 के कौमी शनाख्ती कार्ड से ही लेके चलते हैं। 1973 से लेके 2000 तक वो कौमी शनाख्ती कार्ड हाथ से किए जाते थे और वो मतलब उसमें एक बेसिक डेटा लिया जाता था। 1998 में हुकूमत पाकिस्तान ने, उस वक्त की हुकूमत ने फ़ैसला किया कि एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए, उसका नाम नेशनल डेटाबेस ऑर्गेनाइजेशन रखा गया, जिसका मकसद आवाम का डेटा कलेक्ट करना था और उनको रजिस्टर करना था। बाद में 2000 में दोनों इदारों को मर्ज किया गया, जो कौमी शनाख्ती कार्ड का इदारा था उसको और नेशनल डेटाबेस ऑर्गेनाइजेशन को मर्ज करके नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी नादरा का क़याम अमल में लाया गया। नादरा उस वक्त एक सदारती आर्डिनेंस के तहत मारिज़ वजूद में आया, जो बाद में पार्लियामेंट ने उसको रेटिफ़ाई किया। नादरा की हिस्ट्री जो अभी करंट हमारी, जिसको हम नादरा कहते हैं, इसकी हिस्ट्री 20 साल है। और मैं ये बड़े वसूख से कह सकता हूँ कि एक कौमी इदारे के तौर पे इसने जो इतने कलील मुद्दत में अपनी डेवलपमेंट की है, एक तरक्की की है इस इदारे ने, उसकी सरकारी इदारों में बहुत कम नज़ीर मिलती है। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल अब देखें तो पाकिस्तान के जो कौमी इदारे हैं उनमें से मेजॉरिटी इदारे यानी पाकिस्तान के वजूद में आने के फ़ौरन बाद बन गए थे, या वो जो हमने इनहेरिट किया था, हमें विरासत में वो इदारे मिले थे और वो हमने उसको डेवलप किया। तो मतलब उन इदारों की उम्र 73 साल, नादरा की उम्र 20 साल। नादरा ने इस 20 साल में बहुत डेवलप किया। मैं यहाँ पे अपना बताता चलूँ कि नादरा ने अब तक 165 मिलियन यानी 16.5 करोड़ पाकिस्तानी शहरियों की रजिस्ट्रेशन की है। और हमारी कोशिश है कि हम पाकिस्तान के हर शहरी को, इवन जो बच्चा पैदा होता है उसको भी विदिन 90 डेज़ हम रजिस्टर कर सकें। तो इस सिलसिले में हमारी मैनेजमेंट ने और हुकूमत पाकिस्तान ने बहुत सारे ऐसे इक़दाम उठाए, जिसके बाद ये मुमकिन हुआ कि पाकिस्तान के मेजॉरिटी जो शहरी है वो नादरा के पास रजिस्टर्ड है। 16.5 करोड़ मतलब ये है कि पाकिस्तानी शहरी रजिस्टर्ड है और इनको ये जो सहूलियात फ़राहम की जा रही है ये नादरा के मुख्तलिफ़ दफ़ातर के थ्रू फ़राहम की जा रही है। ये पूरे पाकिस्तान में कोई 615 दफ़ातर है हमारे, जो जिनको हम NRC कहते हैं, नादरा रजिस्ट्रेशन सेंटर। वो जो नादरा रजिस्ट्रेशन सेंटर से हम कार्ड्स का प्रोसेसिंग, अप्लाई करना, कार्ड की डिलीवरी सारी हम वहाँ से इंश्योर करते हैं। इसके अलावा जो दूर अफ्तादा इलाके हैं और जो देही इलाके, उन देही इलाकों में भी नादरा की सहूलियात को आवाम के डोर स्टेप पे पहुँचाने के लिए हमारे पास एक
मोबाइल रजिस्ट्रेशन व्हीकल्स की एक फ़्लीट है जो तकरीबन मोर देन 220 से ज़्यादा हमारे पास ये मोबाइल गाड़ियाँ हैं, और इन गाड़ियों के थ्रू हम उन दूर अफ्तादा और देही इलाकों में भी रजिस्ट्रेशन करते हैं आवाम की। इसमें मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि नादरा डिवाइडेड है 8 रीजन पे, यानी 8 रीजन पे मुश्तमिल है, जिसमें पंजाब के 3 रीजन मुल्तान, लाहौर और सरगोदा रीजन, और इस्लामाबाद एक सेपरेट रीजन है, उसके साथ नॉर्दर्न एरियाज़ जो गिलगित बल्तिस्तान है और कश्मीर उसमें शामिल है। खैबर पख्तूनख्वा का एक रीजन है, और सिंध रीजन 2 में डिवाइडेड है, कराची एंड सक्खर, सिंध रूरल एंड सिंध अर्बन के हिसाब से, और बलूचिस्तान एक रीजन है। तो ये टोटल 8 रीजन्स हैं, और ये 8 रीजन्स इंडिपेंडेंटली अपने ऑपरेशंस को कंट्रोल करते हैं और मैनेज करते हैं, और ये रिपोर्ट करते हैं हेडक्वार्टर नादरा को जो इस्लामाबाद में, और चेयरमैन नादरा को। हमारे रीजन का मैं थोड़ा सा तारुफ बताना चाहूँगा। ये जो सरगोदा रीजन है बेसिकली इसका रीजनल हेड ऑफिस सरगोदा में है ये, लेकिन ये पंजाब के 2 डिवीज़न, फुल डिवीज़न, फैसलाबाद डिवीज़न एंड सरगोदा डिवीज़न दोनों को कवर करता है, और इसके अलावा गुजरांवाला डिवीज़न का डिस्ट्रिक्ट हाफिज़ाबाद। तो टोटल इस रीजन के मातहत 9 डिस्ट्रिक्स हैं। उन 9 डिस्ट्रिक्स में 69 ऑफिस हैं जिनसे हम आवाम को सहूलियात फराहम करते हैं। इसके अलावा 20 मोबाइल रजिस्ट्रेशन व्हीकल्स हैं, उनसे भी हम दूर अफ्तादा और जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पे आवाम को सहूलियात फराहम करते हैं। जी, आप नाज़रीन और सामीन, डीजी नवीद जान साहब हमें बता रहे हैं कि इस वक्त नादरा का बेसिक तारुफ आपको पता चल गया कि नादरा ने कितने कम वक्त में कितना अच्छा काम किया और कितने लोगों का डाटा अपने पास रिकॉर्ड रखा, और ऐसा रिकॉर्ड रखा कि दुनिया ने माना कि वाकई नादरा से जब भी किसी बंदे की वेरिफिकेशन करवानी हो तो नादरा की जो वेरिफिकेशन होगी वही असल होगी। अच्छा सर, एक बात आपने अभी बताई कि बड़े कम टाइम में आपने ये काम किया। दुनिया जो है अभी फिर रही है, वो आँख के हवाले से कोई देखते हैं, नीचे देख के उसे चेक कर रहे हैं। हम अभी तक जो है ना थंब मेल पे फिर हैं कि थंब को चेक करते हैं, और उसमें बहुत से मसाइल आए। मसलन ये एहसास प्रोग्राम गवर्नमेंट का आया तो उसमें काफ़ी लोगों को जो है ना मिलते ही नहीं थे अंगूठे के निशान। तो हम इस मामले में पीछे नहीं हैं। जी, इसमें मैं यहाँ बताता चलूँ कि सबसे पहले तो मैं नादरा का जो डेटाबेस है वो आज से कोई 5 साल पहले दुनिया का सबसे बड़ा सिटीज़न डेटाबेस था। यानी इसमें हमारे जो पड़ोसी ममालिक हैं उनमें से किसी में भी ये डेटाबेस, सिटीज़न डेटाबेस या रजिस्ट्रेशन कार्ड नहीं थे। तो हम अपने आप को दुनिया में फर्स्ट समझते हैं एक लिहाज से, बट बहरहाल टाइम के साथ टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। उस टेक्नोलॉजी में भी बहुत सारी चीज़ें हमने चेंज करने की कोशिश की है, हम चेंज कर भी चुके, साथ साथ इम्प्रूवमेंट की भी गुंजाइश है और हम वो ला रहे हैं। जैसे आपका क्वेश्चन है कि इसमें हम आयरस टेक्नोलॉजी इसको कहते हैं, जहाँ पे आप आंखों को फोकस करते हैं और उसकी बेसिस पे आइडेंटिफिकेशन करते हैं। तो हमारी आइडेंटिफिकेशन इस वक्त अंगूठों के बेसिस पे, अंगूठों और फेस, इसको हम फेस दो सिस्टम्स बेसिकली हम आइडेंटिफिकेशन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। एक है फेशियल आइडेंटिफिकेशन एंड सेकेंडली थंब इम्प्रेशन आइडेंटिफिकेशन, और इन दोनों को मिला के हम एक बंदे को आइडेंटिफाई करते हैं कि वो एग्जैक्ट वही बंदा या कोई और है। आयरस की अगर हम इंटरनेशनली रिसर्च देखें इसकी, तो बायोमेट्रिक हमारे ये जो अंगूठों की है इसकी एक्यूरेसी 99% है, लेकिन इससे बेहतर जो टेक्नोलॉजी है वो आयरस है। आयरस की एक्यूरेसी बहुत बेहतर है अंगूठों के मुकाबले में। लेकिन यहाँ मैं बताता चलूँ कि अंगूठों की भी चूँकि 99% से ऊपर है, ठीक है, वो पॉइंट्स में फ़र्क है। डेफिनेटली हमें बेहतर से बेहतर की कोशिश करनी है, बेहतरीन की तरफ जाना है हमने, तो हम आयरस पे भी ज़रूर जाएं। लेकिन ये भी आवाम को ये मैं एक कॉन्फिडेंस दिलाता चलूँ कि जी ये जो हमारे अंगूठों के निशानात ये भी उतनी ही वेरीफाइबल है जितने आयरस है, लेकिन आयरस इससे बेहतर है। तो आयरस पे नादरा ने रिसर्च की है। इसमें आपको यहाँ भी ये भी बताता चलूँ कि ये जो टेक्नोलॉजीज़ होती हैं ये बहुत एक्सपेंसिव होती हैं, और आपको पता है कि ये जब हम इंटरनेशनली इन टेक्नोलॉजीज़ को एक्वायर करते हैं तो हमें उसकी बहुत बड़ी कॉस्ट देनी पड़ती है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजीज़, ये सॉफ्टवेयर्स, इसके जो हार्डवेयर्स हैं ये पाकिस्तान में नहीं बनते। ये हमें इंपोर्ट करके और उसको फिर हम कस्टमाइज़ करते हैं, अपनी सिक्योरिटी इन्वायरमेंट को इंश्योर करते हैं कि जी हमारे खुदा न खास्ता सिक्योरिटी ब्रीचेस ना हो जाए। इस पे वर्क कर रहा है कि तो
एग्जैक्टली तो इस पे इस वक्त हम एक बेसिक हमने काम किया हुआ, लेकिन नेचुरली इसके लिए फंडिंग, बहुत बड़ी फंडिंग रिक्वायर्ड होती है। ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को तैयार कर रही है उस स्टेज पे जाने के लिए, तो मे भी 2 या 3 साल या 5 साल में हम उस स्टेज पे पहुंच जाए जहां हम आयरस आइडेंटिफिकेशन को इम्प्लीमेंट कर सकें। एज ऑन दिस डेट हम सिर्फ उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, बट मैं ये नहीं कह सकूँगा कि वो कब तक हम इंशाल्लाह अचीव कर सकेंगे, बट काम हो रहा है इंशाल्लाह। बहुत जल्द आप उसको इम्प्लीमेंट, किसी लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन उसकी देख सकेंगे इंशाल्लाह। रेडियो आवाज़ के सामीन हमें कॉल कर सकते हैं 0477625039 पर, और डीजी नादरा इस वक्त आपके साथ बराह रास्त गुफ्तगू करेंगे। आपके सवाल इसमें शामिल किए जाएंगे और आपको उनका जवाब दिया जाएगा। जी देखिएगा, कॉलर हैं, इनकी बात सुनते हैं और देखते हैं कि ये क्या कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन साहब और कहाँ से? नदीम साहब बात कर रहा हूँ, टोबा टेक्सटाइल से। जी जी बताइएगा नदीम। और ID कार्ड बनवाया था सिस्टर का। जी जी सर उसका चेक नंबर जो है इसको 153 की जगह 152 कर दिया गया है। अच्छा ठीक है सर मैंने कंप्लेन भी की थी, 2-3 माह आ चुके हैं, आपका ये नंबर मिला तो कहा इधर रब्ता करें। चलें, बहुत शुक्रिया, आपका मैसेज पहुंच गया, मैं उनसे पूछ लेता हूं। अच्छा सर, ये नदीम साहब थे, टोबा से कॉल कर रहे थे और इनका इशू ये है कि उन्होंने अपनी सिस्टर का कोई कार्ड बनाया और चेक नंबर 153 के रिहायशी थे, और जब कार्ड पे प्रिंट करके आए तो उस वक्त 152 आया, तो उसके बाद उन्होंने कोई उसके हवाले से दरख्वास्त वगैरह भी दी, तो अभी तक उनका मसला हल नहीं हुआ। जी नदीम साहब, हमारी टीम अभी आपको थोड़ी देर तक कॉल करेगी, विद इन 5 मिनट्स इंशाल्लाह आपसे आपका डेटा लेके हम लाइव अभी चेक करेंगे और देखेंगे कि उसमें क्या वजह हुई जिसकी वजह से 153 चेक की जगह 152 आया। अगर वो हमारे स्टाफ की गलती की वजह से है तो इंशाल्लाह आप हमारे किसी भी दफ्तर में आके, आप टोबा से बात कर रहे हैं तो टोबा में जो हमारा मेन ऑफिस है वहाँ पे आके आप अपनी सिस्टर को ले आएँ और इंशाल्लाह उनका हम फ्री ऑफ कॉस्ट उनकी वेरिफिकेशन उनकी एड्रेस अपडेशन करेंगे। लेकिन हमें पहले ये देखना है कि वो अप्लाई कब हुआ। अगर वो, क्योंकि हमारी पॉलिसी ये है कि ये हमारे ऑफिस में स्टेक्स में एक टिपिकल गलतियां हो जाती हैं, तो अगर वो हमारी गलती की वजह से तो वो हमारी बाइंडिंग है कि हम उसको फ्री ऑफ कॉस्ट अपडेट करेंगे उस एड्रेस को। बट उसके लिए जो पॉलिसी है वो ये है कि विद इन 1 मंथ, 1 महीने के अंदर अंदर आपने अपनी कंप्लेन नादरा की किसी दफ्तर में रजिस्टर करवा दी हो, ताकि हमारा रिकॉर्ड उसको वेरीफाई कर सके, तो हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बना के देंगे। जी नदीम साहब, आपको कॉल आ रही है, इंशाल्लाह अभी आपका जो भी होगा वो मैं लाइव, आप प्रोग्राम सुनते रहिएगा, मैं आपको लाइव बताऊंगा कि जी क्या मसला था और किस वजह से हुआ और इंशाल्लाह उसका सलूशन क्या है। बहुत शुक्रिया नदीम साहब। अच्छा सर, एक और आपने अभी कहा कि आपकी मोबाइल सर्विसेज भी मुख्तलिफ इलाकों में जाती हैं, इसमें जो शिकायत आम तौर पर आ रही होती हैं कि जी फ़लाँ सियासी बंदे के डेरे पर जाके गाड़ी खड़ी हो गई है और वहाँ कर रहे हैं, वहाँ दूसरे लोग नहीं पहुँच सकते, तो क्या कोई आपने कभी न्यूट्रल पॉइंट की जानिब भी फोकस किया कि इन गाड़ियों को किसी न्यूट्रल पॉइंट पर खड़े होना चाहिए, ना कि किसी बंदे के जाके डेरे पर खड़े हो जाएँ? तो इख्तलाफात होते हैं, सियासी इख्तलाफात भी होते हैं, कुछ बरादरी के भी होते हैं, लोग नहीं आते, तो इस मसले की जानिब कभी? जी सबसे पहले तो मैं ये बताता चलूँ कि हमारी जो मोबाइल गाड़ियों के लिए रिक्वायरमेंट है वो ये है कि वो पाकिस्तान का कोई भी शहरी हमें रिक्वेस्ट कर सकता है, और हम किसी भी शहरी, यानी वो आम शहरी, उसके लिए कोई सियासी लीडर होना या किसी पार्टी से ताल्लुक़ होना ज़रूरी नहीं है, वो आप मैं सब हम अप्लाई कर सकते हैं कि जी मुझे अपने एरिया में मोबाइल रजिस्ट्रेशन व्हीकल चाहिए। हमारी एक सिंपल रिक्वायरमेंट है कि हम आपसे एक कमिटमेंट लेते हैं कि कम से कम 30 एप्लीकेंट्स आपके पास होने चाहिए, कि आप 30 एप्लीकेंट्स को जमा कर सके अपने उस एरिया में, ताकि हमारी गाड़ी जब वहाँ आए तो कम से कम 30 टोकन हो। बिकॉज़ इसका आपको अंदाज़ा होगा कि इस पर ख़र्चा होता है, हमारा स्टाफ उसमें एंगेज रहता है, गाड़ी का फ्यूल भी होता है, तो हम ये इंश्योर करते हैं कि गाड़ी जहाँ भी जाए वहाँ पे एप्लीकेंट मौजूद हो। आम तौर पे ये जो कि डिफरेंट सियासी पार्टियाँ और हमारे जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, इनके थ्रू ये हमें इसलिए रिसीव हो रही होती है कि वो पब्लिक से डायरेक्ट इन कॉन्टेक्ट होते हैं, तो वो हमें रिक्वेस्ट करते हैं और हम उनकी रिक्वेस्ट के बेसिस
बेसिस पे उनका एक फोकल पर्सन होता है, वो हमें फोकल पर्सन देते हैं, हम उनसे एड्रेस लेते हैं और एक फॉर्मल प्रोसेस होता है जिसको मेरी टीम मुझे पुटअप करती है, मैं अप्रूव करता हूँ, उसके बाद वो गाड़ी उस एरिया में जाती है। अब उसमें जो आपका पॉइंट है बहुत वैलिड है, बिकॉज हमारे सियासी इख्तलाफात और बाकी कुछ होते हैं, बिरादरियाँ, इसके अलावा दुश्मनियाँ, बहुत सारी सोशल प्रॉब्लम, सोशल हमारी जो कुछ चीज़ें हैं उसकी वजह से कई लिमिटेशन होती है कि जी मेरे किसी मुखालिफ बिरादरी में गाड़ी चली गई तो मैंने नहीं जाना वहाँ पे, मैंने वहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं करानी। तो उसके लिए तो चूँकि मैंने आप अर्ज़ की कि पाकिस्तान का कोई भी शहरी अप्लाई कर सकता है और हम उनके जहाँ भी वो बताएंगे हम गाड़ी करेंगे, तो वो तो करते हैं। एक और हम कोशिश करते हैं कि किसी भी सियासी जो हमारा किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ हो, उनकी तरफ से अगर एप्लीकेशन आ जाती है और उस पर हम गाड़ी उनको प्रोवाइड कर देते, तो वो गाड़ी कौंसल में जो भी वो कंसर्न्ड यूनिक कौंसल है। कॉलर हैं, इनकी बात सुनते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कौन साहब और कहाँ से बोल रहे हैं? मैं गोजरा से बात जी, शाहिद मीर खान पठान बोल रहे हैं जी। शाहिद पठान, गोजरा से। जी क्या कहना चाहेंगे? डीजी नादरा इस वक्त हमारे साथ हैं, आपका कोई शनाख्ती कार्ड के रिलेटेड मसला हो? अच्छा जनाब, मैं गल करना चाहता हूँ जी, एक मेरे ना शनाख्ती कार्ड पहले ब्लैक सी, हुण खुल गया मेरा शनाख्ती कार्ड। जी कि हुण मेरी जी घर दी शनाख्ती कार्ड ब्लैक है तो मेरे बच्चे दे बे फार्म नहीं बनता जी। अच्छा जी चलें, आपका पॉइंट नोट हो गया, इस पे बात करते हैं। और नादरा से अभी आपको कॉल आएगी, आप ज़रा वेट कीजिएगा और उन्हें अपनी डिटेल बताइएगा। बहुत शुक्रिया। शाहिद साहब, आपको अभी कॉल आ रही है, इंशाल्लाह 5-10 मिनट में अभी हमारी टीम आपको कॉल करेगी। आपका डेटा चेक करके उसके बाद में इंशाल्लाह आप रेडियो सुनते रहिएगा। मैं आपका अनाउंस करूंगा आपको कि जी उसमें मसला क्या था, किस वजह से आपके बच्चे का फॉर्म बे नहीं बन सका और उसके लिए क्या हल है, उसका क्या तरीक़ाकार होगा बनाने के लिए। तो इंशाल्लाह आपकी जो कंप्लेन है उस पर अभी मैं आपको लाइव जवाब दूँगा। आप 5-10 मिनट वेट कीजिएगा और इंशाल्लाह मैं लाइव अनाउंस करूँगा। जी नाज़रीन, सोशल मीडिया के हमारे साथ डीजी नादरा इस वक्त मौजूद हैं, नवीद जान साहब, और रेडियो आवाज़ के सामीन इस वक्त हमें लाइव कॉल कर सकते हैं 625039 पर और अपना शनाख्ती कार्ड के रिलेटेड जो मसला है वो हमें बता सकते हैं। हमारे साथ कॉलर हैं और उनसे भी हम बात करते हैं। आप लोग भी हमें कॉल कर सकते हैं अपने शनाख्ती कार्ड के हवाले से, बे फॉर्म के हवाले से, असला लाइसेंस के हवाले से, वो आप हम तक पहुँचा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन साहब? क्या नाम है, जरा दोबारा बताइएगा। हसनैन जैदी बोल रहा हूँ भैया, क्या हाल चाल है? जी बहुत शुक्रिया हसनैन जैदी साहब। अच्छा बताइएगा क्या मसला है शनाख्ती कार्ड के रिलेटेड? मैं अपने आईडी कार्ड के हवाले से डीजी साहब से करना चाहता हूँ कि मैं SBI में एम्प्लॉई हूँ और मैंने तकरीबन 1-2 माह पहले अपना दोबारा कार्ड बनवाया, वो एक्सपायर हो गया था पुराना कार्ड जी। तो उसकी तस्वीर जो है वो उसके बहुत वो डल आई है जी। इसमें अक्सर तो शिकायत कंज्यूमर की होती है कि आंखें भी बंद हैं और मैंने दूसरी मरतबा तस्वीर बनवाई है वो भी क्लियर नहीं आई है। तो बैंक वाले एतराज करते हैं ATM कार्ड वाले कि आपका फेस ही वाज़ेह, जैसे उन्होंने पहले कहा कि हम थंब और फेस पर चलते हैं। जब एक आईडी कार्ड में फेस ही वाज़ेह नहीं है तो आगे कैसे वो वेरिफिकेशन होगी बैंकों में? ये बड़ा प्रॉब्लम है, इस बारे में इनसे जरा पूछिए। चलिए हसनैन साहब, आपको अभी कॉल आ रही है नादरा के ऑफिशियल्स की जानिब से, आप उन्हें अपनी मजीद डिटेल बताइएगा और शनाख्ती कार्ड नंबर वगैरह नोट करवाएं, आपका मसला जल्दी हल हो जाएगा। जी हसनैन साहब, आपका जो पॉइंट है बड़ा वैलिड है। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने सिस्टम्स को अपग्रेड रखें और जो भी हमारे कैमरों के मसले मसाइल हैं, कैमरे भी रेगुलरली हम अपग्रेड करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं। लाइटिंग को भी हमने इम्प्रूव करने की कोशिश की है। लेटेस्ट जो लाइट्स SMD लाइट्स हैं वो हमने अपने तमाम काउंटर्स पे लगाई हैं ताकि जब एप्लीकेंट की तस्वीर ली जाए तो वो क्लियर एंड उस पर रोशनी की कमी ना हो। बहरहाल ये कई जगहों पे शायद उसमें अभी कमियां खामियां रह गई होगी। मैं आपकी सजेशन बहुत वैलिड है, वो मैं नोट कर रहा हूँ और इंशाल्लाह इस पे मैं अपने स्टाफ को ये इंस्ट्रक्ट करूँगा कि वो जितनी भी मेरे अंडर जो NRCs आ रहे हैं 69 NRCs, कोई 270 काउंटर्स हैं, तो ईच एंड एवरी काउंटर को मैं इंश्योर करूँगा कि उसका कैमरा और उसकी जो लाइटिंग है वो इम्प्रूव कर सके। तो इंशाल्लाह इस पे आपको वाज़ेह इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी। थोड़े से हमें हार्डवेयर के इश्यूज़ होते हैं, वो इंशाल्लाह हम कोशिश
करेंगे कि जल्द अज जल्द उसको ओवरकम कर लें और आपका जो आपकी जो सजेशन है उस पर अमल कर सकें इंशाल्लाह। अच्छा सर, ई कॉलर्स की बातें तो चलती रहती हैं, साथ इनके मसाइल हैं, इन्होंने आपसे डिस्कस करने हैं। अच्छा, एक और मसला आज मैं ये चाह रहा हूँ, इंफॉर्मेशन है बेसिकली, कि आप ये हमारे लिसनर्स को और हमारे जो नाज़रीन हैं उन्हें बता दें कि शनाख्ती कार्ड में जो कैटेगरीज़ हैं कि एक सिंपल कार्ड हमें मिलता है, एक स्मार्ट कार्ड मिलता है, तो ये क्या इसमें फ़र्क क्या है, इसका फ़ायदा क्या होगा? जी, बेसिकली हमारा जो जब हमने स्टार्ट किया था तो हमने जो कार्ड इशू करना शुरू किया वो उसको टेस्लेन बेस्ड कार्ड कहते हैं, हम उसको CNIC कहते थे, कंप्यूटराइज्ड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड। तो CNIC जो टेस्लेन बेस्ड कार्ड है वो चूँकि उस वक्त टेक्नोलॉजी हमें वही अवेलेबल हुई थी और हम अपने बिल्कुल डेवलपमेंट के स्टेज में थे, तो हमने एक इनिशियल लेवल की टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंट की और उस टेक्नोलॉजी के हिसाब से वो जो सिक्योरिटी फ़ीचर्स जो कार्ड पे थे वो हमने इंश्योर किए कि वो मैक्सिमम सिक्योरिटी फ़ीचर्स हमारे पास हो ताकि हमारे कार्ड को कॉपी ना किया जा सके, हमारे 2 नंबर कार्ड ना बन सके। तो वो टेक्नोलॉजी हमने चलाई तकरीबन 2000 से लेके 2012 तक। 2012 में हमने एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया स्मार्ट कार्ड का, जिसको अब हम SNIC कहते हैं, स्मार्ट नेशनल आइडेंटिटी कार्ड। स्मार्ट कार्ड में एक चिप होती है और उस चिप की वजह से उसकी जो सिक्योरिटी है वो बहुत बेहतर है, यानी उसकी कॉपीइंग, उसके साथ मैनिपुलेट करना वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो बहुत हाईएस्ट लेवल ऑफ सिक्योरिटी है उस चिप में, जिसकी वजह से हम अपने कार्ड को बहुत सिक्योर समझते हैं। तो हम एक प्रीवियस टेक्नोलॉजी लेवल से, एक तो टेक्नोलॉजी, क्योंकि दुनिया में अब टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, हम अब आपको पता है मोबाइल पहले सिंपल मोबाइल होते थे, फिर स्मार्ट मोबाइल आ गए। तो ये जो हमारा स्मार्ट कार्ड है इसमें जो आपकी चिप है उस चिप में यानी हम इसको टेक्निकली 350 ट्रांजैक्शंस कहते हैं, इस कार्ड में 350 ट्रांजैक्शंस पॉसिबल है। अब ट्रांजैक्शन क्या चीज़ है? ट्रांजैक्शन ये है कि आपका ये जो एक सिंगल कार्ड है आपके पास, शनाख्ती कार्ड, इसके थ्रू आप बहुत से काम कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको FVR के पास रजिस्टर करना है अपने आप को, तो इस चिप के अंदर FVR कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपको कोई बैंक अकाउंट खोलना है तो बैंक अकाउंट इस चिप के थ्रू खोली जा सकती है। ये एक ट्रांजैक्शन हुई, FVR 1 ट्रांजैक्शन, एक बैंक अकाउंट 1 ट्रांजैक्शन, आपके 5 बैंकों में अकाउंट है तो 5 ट्रांजैक्शन। और फिर उसको हम यूनिवर्सली कनेक्ट करना चाहते हैं आपस में विद द होल सिस्टम, जहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारा जो स्मार्ट कार्ड है, जो हमारा विजन है, जिसकी तरफ हम लेके जा रहे हैं इंशाल्लाह, उसमें ये होगा कि आपको ATM कार्ड्स की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, आपकी यही जो चिप है इसमें आपका बैंक का डेटा होगा। जब आप चिप ATM मशीन की उसमें डालेंगे तो वो आपका डेटा उठाएगा और आपके कंसर्न बैंक को कनेक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल आपका अकाउंट है हबीब बैंक में, तो जब आप इसको करेंगे तो ये यहाँ से डेटा उठा के वहाँ पे कनेक्ट करेगा, आपको वेरीफाई करेगा कि जी आप ही है, शाह साहब ही बात कर रहे हैं, शाह साहब ही ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। जब आप कनेक्ट हो जाएंगे तो उनका डेटाबेस हम आपको यहाँ पे विजिबल हो जाएगा, आपका अकाउंट विजिबल हो जाएगा कि शाह साहब के अकाउंट में इतने पैसे हैं। तो शाह साहब इधर से ही ट्रांजैक्शन करके वो पैसे जिस तरह हम आम ATM से निकालते हम निकाल सकेंगे। तो इस वक्त अगर आप देखें ना, हम सब की जेबों में कम से कम 5-6 किस्म के कार्ड्स तो होते ही हैं। अगर आगे इंशाल्लाह जब हमारी ये सारे इस प्लेटफॉर्म पर अगर आ जाते हैं, जितनी कंपनियाँ हैं, बैंक्स हैं, के अलावा कौमी इदारे, तो इंशाल्लाह आपका वन स्टॉप सोल्यूशन होगा आपका कार्ड, जो स्मार्ट कार्ड है। वो स्मार्ट कार्ड में बड़ी कैपेबिलिटी है और ये आगे फ्यूचर के लिए हमने ये कैपेबिलिटी को जहन में रखते हुए ये स्मार्ट कार्ड उस तरह से डिज़ाइन किया है। तो अभी तो चूँकि इसमें इस तरह की कनेक्टिविटीज़ नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह नियर फ्यूचर में हम इसके लिए प्लान कर रहे हैं और इस पर हम काम कर रहे हैं। इसमें हम कनेक्टिविटीज़ डालेंगे जिसको आप मल्टीपल यूज़ कर सकेंगे। आपने बड़ी अच्छी बात की कि आने वाले दौर के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन अब हो ये रहा है कि आपके ऑफिस में मुख्तलिफ जगहों पे लोगों को इस बात पर कायल करने की कोशिश की जाती है। गरीब बंदा, उसे सिंपल शनाख्ती कार्ड चाहिए, वो जाता है, उसे कहा जाता है नहीं जी आप स्मार्ट कार्ड बनवाएं। ये क्या नादरा को कोई पैसे बटोरने के लिए किया जा रहा होता है? क्योंकि अभी आपका दौर बहुत दूर है, जिस दौर के आप कार्ड बता रहे हैं, जहाँ जाके ये एक्टिव होंगे, पैसे तो आप अब ले रहे हैं।
जी, इसमें हमारी कोशिश यही है कि हम ग्रेजुअली पाकिस्तान के तमाम सिटीजन्स को स्मार्ट कार्ड पे स्विच करें। ये एक पॉलिसी है, बिकॉज़ मैंने बताया ना कि स्मार्ट कार्ड की सिक्योरिटी भी तो एक इशू है ना। स्मार्ट कार्ड की सिक्योरिटी, अगर आपकी ये जिस तरह मैंने फ्यूचरिस्टिक बातें की हैं मुस्तकबिल के हवाले से, वो मुस्तकबिल की बातें तो आप सही फरमा रहे हैं कि वो शायद उसमें 2 साल 4 साल 6 साल लग जाए, बट जो आज की तारीख में हमें जो बड़ा चैलेंज है कार्ड के साथ, वो इसकी सिक्योरिटी भी है। तो इसकी सिक्योरिटी में एक एक्स्ट्रा जो फीचर्स है वो नेचुरली अगर हम पूरे पाकिस्तानी शहरियों को इस पे ला सके स्मार्ट कार्ड पे, तो हमारी एक ओवरऑल सिक्योरिटी इन्वायरमेंट बहुत इम्प्रूव हो जाएगी। तो हमारा वो टारगेट बड़ा क्लियर है हमें कि एक तो हमने सिक्योरिटी को इम्प्रूव करना है, कार्ड की सिक्योरिटी को, और इसलिए हमें स्विच करना है ग्रेजुअली। हम किसी को इंसिस्ट नहीं करना चाहते और न किसी के, क्योंकि ये पाकिस्तानी शहरी का हक है कि वो जिस तरह का कार्ड बनवाना चाहे, और नादरा एक फैसिलिटी ऑफ़र कर रही है वो टेस्लिन बेस्ड कार्ड की, तो उसको सिर्फ स्मार्ट कार्ड तो हमने नहीं ऑफ़र करना, हमने तो टेस्लिन भी कर रहे हैं, हम करते भी हैं, लेकिन कोशिश ज़रूर है। आपका जो पॉइंट है कि जी क्या ये पैसे बटोरने का, तो ऐसी कोई बात नहीं है कि हम कोई पैसों के लिए इसको कर रहे हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के जो फाइनेंशियल जो अर्निंग के चैनल्स और भी हैं, सिर्फ ये स्मार्ट कार्ड या ये नहीं है। नादरा बहुत सारी चीज़ें कर रहा है, प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, तो इसलिए इस पे इतना फोकस नहीं है फाइनेंशियली, बट मैं ये ज़रूर कहूँगा कि सिक्योरिटी वाइज इस पे फोकस है हमारा। तो आपको पता है हमारा स्टाफ जो NRCs पे होता है वो इतना, जिस तरह मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वो हर एप्लीकेंट को शायद इस तरह एक्सप्लेन भी नहीं करते, उसके पास टाइम होता है न वो एक्सप्लेन, न शायद उसकी नॉलेज भी इतनी ना हो, एंड सेकेंडली जो आगे जो रिसीव करने वाला बंदा है उसकी भी शायद इतनी अंडरस्टैंडिंग ना हो। वो तो यही लगना है ना कि मैं भाई मुझे सिंपल कार्ड उसके लिए तो 400 रुपये और 750 का फ़र्क इंपॉर्टेंट है ना, कि वो एक गरीब बंदा है, वो 400 रुपये बड़ी मुश्किल से पे कर रहा है कार्ड के, तो वो 750 कैसे पे करे। तो उस चीज़ को भी हम रियलाइज़ करते, और उस पर भी मैं बड़ा रेगुलरली डेटा चेक करता हूँ कि जी ऐसे एप्लीकेंट्स जिनकी, और हम हमारे डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं, उन पैरामीटर्स के बेसिस पे अगर ऐसी कोई हमें कंप्लेंट्स मिलती है या मुझे डेटा में कोई चीज़ ऐसी नज़र आती है मेरी टीम को, तो उस कंसर्न एम्प्लॉय को कॉल करके या उनके इंचार्ज को कॉल करके उनको बाकायदा वार्न करते हैं कि आइंदा से आपने ये नहीं करना, और इसमें हम पेनल्टीज भी, उनको पनिशमेंट्स भी देते, लेकिन डेफिनेटली एक गैप है और इस गैप को हम ओवरकम करने की कोशिश। जी नाज़रीन और सामीन, ये थे DG नादरा जनाब नवीद जान साहबजादा साहब, और आज ये झंग तशरीफ़ लाए और हमने कोशिश की कि आपके जो शनाख्ती कार्ड के हवाले से ख़ास तौर पर मसाइल आ रहे हैं आप लोगों को, उनसे बराह रास्त आपकी गुफ्तगू भी करवाई, और इस दौरान आपकी जो कॉल्स थी उन्हें उन्होंने नोट किया, और जो है उनके जो हल की जानिब भी उन्होंने अपने दीगर अफसरान को कह दिया है कि वो आपके मसाइल भी हल करेंगे। इसी तरह हमारी कोशिश होगी कि हम दीगर मसाइल की तरह जो झंग में हैं, उनके रिलेटेड जो ऑफिसर्स झंग में आते जाते हैं, उनसे भी आपकी मुलाकात रेडियो आवाज़ के प्लेटफॉर्म से करवाते रहें और आपके मसाइल उन तक पहुँचाते रहें ताकि आपके मसाइल जल्द से जल्द हल हो सकें। हम इंतहाई शुक्रगुजार हैं जनाब DG नादरा नवीद जान साहबजादा साहब के कि इन्होंने अपने कीमती वक्त में से हमारे इस प्रोग्राम आपकी आवाज़ के लिए हमें वक्त दिया, और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि गाहे बगाए ऐसे जो अफसरान हैं उनसे आपकी मुलाकात इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए करवाते रहें। इसके साथ ही सैयद अदनान नूर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।